बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरानी फितना की सरकोबी के लिए इत्तेहादी हुकूमत जो 16 माह में नहीं कर सकी, वो निगरान हुकूमत ने 5 दिन में कर दिखाया। पीटीआई की जो रही सही क़यादत थी वो तितर बितर हो गई है। और शाह महमूद कुरैशी साहब, जो इमरान खान के साथ सबसे बड़े लीडर हैं पीटीआई में, वो गिरफ्तार हो गए हैं और साइफर वाले केस में गिरफ्तार हुए हैं। उसमें कौन सी दफात लगी है उनके खिलाफ, कितनी सजा हो सकती है, कौन कौन नामजद मुलज़िम है, कौन कौन सी गवाहियाँ आ चुकी हुई हैं और ये केस कहाँ चलेगा, ये हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सदर साहब अच्छे बच्चे बन गए हैं, या दूसरे लफ्ज़ कहते हैं भीगी बिल्ली बन गए हैं। और उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पर खामोशी से दस्तखत कर दिए, आराम से, बगैर कोई रौला डाले। कई बिल वापस किए हैं, लेकिन इन कवानीन पे, जिन पे बड़ा एतराज़ था बहुत सारे लोगों को, वो उन्होंने मंजूर कर लिए और वो कानून का दर्जा उनको हासिल हो गया। और कानून बनने के बाद ये जो मुकदमा है साइफर वाला, इस पे क्या असरात होंगे ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले जनावाला सानिया में जो दिलजोई के लिए गए हैं नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब, अपनी अहलिया के साथ वो गए हैं, वहाँ पे लोगों से मिले हैं, मरहम रखा है लोगों के दुखों पे। ये एक अच्छा तासर गया है पाकिस्तानी कौम में भी, मसीही बरादरी में भी, अक़लियतों में भी और आलमी सतह पे भी। बज़ाहर, ये मैं बज़ाहर कह रहा हूँ, प्रेमा पशाई। और फिर उन्होंने वहाँ जो सीपीओ थे फैसलाबाद के, उनकी भी सजनश की और उन्होंने कहा जनाब ये क्या इंक्वायरी आप जो कर रहे हैं, जिन लोगों की गफलत की वजह से जो सानिया पेश आया है, यानी पुलिस वाले, वही इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, इसकी क्या तुक बनती है। फिर उन्होंने आइन और इस्लाम के तहत अक़लियतों के जो हुकूक हैं उन पर भी बात की है, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की है, उनकी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं डर रहा हूँ काजी साहब का जब दौर आएगा उस वक्त वो क्या करेंगे, इससे मुझे खौफ आना शुरू हो गया है। मुझे जुडिशियल एक्टिविज़म जो है वो ज़िंदा होती हुई नज़र आ रही है। जुडिशियल एक्टिविज़म बुरी नहीं है, अगर इंसानी हकूक़ के लिए ईमानदारी के साथ, गैर जानबदारी के साथ उसका इतलाक़ किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो माजी है हमारा, माजी की जो मिसालें हैं हमारे सामने, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सो मोटो लेके जुडिशियल एक्टिविज़म के ज़रिए जो किया इस मुल्क के साथ, बेड़ा गर्क किया और बैठे बिठाए 10-10 अरब डॉलर रुपया जुर्माना करवा दिया। रेकोडेक वाली मैं बात कर रहा हूँ, कराची स्टील मिल वाला वाक़या देख ले, वो अब तक बेचारे लोग जो हैं फंसे हुए हैं वहाँ पे, ना तनख्वाहें मिलती हैं, ना स्टील मिल चलती है। और फिर साकिब निसार ने जो बेड़ा गर्क किया, और फिर हम ख्यालों ने जो बेड़ा गर्क किया, आइन को रीराइट किया, अपनी मर्जी के उन्होंने सौदे बेचे। और चीफ जस्टिस गुलजार के दौर में जो हुआ, और आसिफ सईद खोसा के दौर में बतौर चीफ जस्टिस तो उस तरह जुडिशियल एक्टिविज़म नहीं थी, लेकिन उन्होंने बतौर जज जो कुछ किया वो भी हमारे सामने है। इन मिसालों की वजह से मैं डर रहा हूँ। कादी साहब से बहुत बड़ी तादाद लोगों की, बल्कि अक्सरियत जो है पाकिस्तानियों की, पीटीआई के साथ सारे लोग जो हैं, बल्कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं, वो कादी साहब से मोहब्बत करते हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने जो फैज़ाबाद धरने वाला फैसला दिया और फिर उसके बाद उन्होंने आइन और कानून पर खड़े रहे, उसकी अमलदारी के लिए खड़े रहे। लेकिन उनके जनावाला जाने से मुझे जो माजी की जुडिशियल एक्टिविज़म है उसकी वजह से थोड़ा सा डर लगने लग गया है। अल्लाह करे कि काजी साहब जो हैं वो जैसे अब असूलों पर कारबंद हैं, इसी तरह अगर जुडिशियल एक्टिविज़म करते भी हैं, अदालती फ़ालियत का मुज़ाहरा करते भी हैं, तो इन असूलों पे वो कायम रहें। और वैसे भी जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जिसकी वजह से काजी साहब मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत नहीं कर रहे, और फिर जो मंसूर अली शाह साहब और दीगर जजेस जिनका मैंने कल हवाला दिया था, वो भी जो वन मैन शो है, जो बेंच बनाने का इख्तियार है चीफ जस्टिस का, उस पर नोट लिख चुके हुए हैं, फैसले दे चुके हुए हैं, ऑब्जर्वेशन दे चुके हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट नाफज हो जाता है, फिर ये जो मेरा खौफ है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत
ओरिजिनल जुडिक्शन में यानी सो मोटो वगैरह में या डायरेक्ट जो दरखास्तें जाती हैं, फिर वहाँ बेंचों की तश्कील जो है वो एक कमेटी के हाथ में चले जाएगी और उस पर फैसला जो है कि क्या ये वाक़यातन 184 सब आर्टिकल 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, उसका फैसला भी 3 रुकनी कमेटी ही करेगी, यानी जो चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जज वो होंगे। बहरहाल सरदस्त में डर गया हूँ। अच्छा ना, मैं काजी साहब को थोड़े से रायती नंबर भी दे रहा हूँ, शक का फ़ायदा दे रहा हूँ कि वो एक जज ही नहीं बल्कि बानियाने पाकिस्तान में से एक जो उनके वालिद थे काजी ईसा साहब, उनके साहबजादे की हैसियत से भी उन पर कुछ जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। अब आते हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी। ये 14 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने अपने ओहदा का हलफ उठाया है और 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त को ही साइफर वाली FIR जो है वो दर्ज हो जाती है इमरान खान के खिलाफ और उसमें 2 नामजद मुलज़म हैं, एक इमरान खान, एक शाह महमूद कुरैशी साहब। बाकी जो लोग हैं उनका जिक्र नहीं है, वो नामजद नहीं है, लेकिन ये लिखा गया है कि उन्होंने कॉमन इंटेंशन के साथ हमसलाह होकर दीगर लोगों के साथ हमसलाह और हम मशवरा होकर ये साइफर वाली वारदात डाली। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसे ओपन किया और फिर इमरान खान साहब उसको अपने साथ ले गए और वो अभी तक नहीं मिला। जो इंक्वायरी है FIR की, मेरे ज़राए के मुताबिक उनका ये कहना है कि साइफर जो है अभी तक नहीं मिला और जो वजारत खारजा है उसने तस्दीक की है कि उन्हें साइफर वापस वज़ीर आज़म से मसूल नहीं हुआ। एक तो ये हो गया और दूसरा इसमें जो असद मजीद साहब थे उन्होंने वेरिफिकेशन की है साइफर की, ये एक और गवाह हो गए। और फिर जो आज़म खान साहब हैं वो तो वादा माफ गवाह बने हैं, उन्होंने बताया है कि जनाब 28 मार्च को बनी गाला में ये प्लानिंग हुई, ये मनसूबा बना और उसके तहत इन्होंने साइफर के साथ खेलने का ये फैसला किया। अब इसमें दफात कौन सी लगी हैं? एक तो इसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 लगी है और उसके साथ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ही की दफ़ा 9 लगी है। दफ़ा 9 ये कहती है कि कौमी राज अफशा करने की कोशिश भी की जाए तो उसे वही सज़ा मिलेगी जो दफ़ा 5 में बताई गई है। इसके अलावा इसमें ताज़ीरत पाकिस्तान की दफ़ा 34 जो है वो भी लगाई गई है। दफ़ा 34 जो है वो ये है कि हम सलाह और हम मशवरा होकर कोई वारदात करना, कोई जुर्म करना, उसमें तमाम लोग बराबर के शरीक होते हैं। ये 34 है, यानी साइफर में साइफर की साजिश में जो भी मुलव्वस लोग हैं वो बराबर के शरीक जुर्म हैं। और जो 5 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का की दफ़ा जो सेक्शन 5 जो है वो ये कहता है कि अगर आपके पास कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट आता है, कोई खुफिया दस्तावेज आती है, कोई कोड आता है, ऑफिशियल सीक्रेट कोड होता है आपके पास कोई, उसको आप अफशा कर देते हैं, गैर मिजाज लोगों के हवाले कर देते हैं या गैर मिजाज लोगों को बता देते हैं। वो कोई नोट भी हो सकता है, कोई टेलीग्राम भी हो सकता है, कोई स्केच भी हो सकता है, कोई सरकारी ऑफिशियल प्लान भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। अगर आप उसे अफशा कर देते हैं और उससे बिलवास्ता या बिला वास्ता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी बैरूनी ताकत को उसका फ़ायदा होता है और मुल्क का नुकसान होता है, तो फिर आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुजरम हैं और आपको सज़ा मिलेगी सेक्शन 5। इसमें अगर तो मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचता है, एयरफोर्स, नेवी या मिलिट्री से मुतल्लिका कोई मामलात हैं, तो उसमें 14 साल तक कैद और सज़ाए मौत भी हो सकती है। लेकिन अगर ये इस कैटेगरी में नहीं आता तो फिर पहले इसमें 2 साल कैद की सज़ा मुकर्रर थी और जुर्माने की रकम का तयन नहीं था। लेकिन अब तरमीम के बाद जो सदर साहब ने मंजूरी दी है तो इसमें 3 साल तक कैद होगी और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। अगर ये मामला मिलिट्री एक्ट के तहत ले जाएं इसको तो फिर इसमें जो सज़ा है वो 5 साल तक हो सकती है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ये मिलिट्री कोर्ट में मामला नहीं जाना, ये जाना है खसूसी अदालत में। और खसूसी अदालत जो सदर साहब ने
तरमीमी बिल पे दस्तखत किए हैं और उसको कानून बना दिया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को, उसके तहत खसूसी अदालत तश्कील पानी है। और वो खसूसी अदालत जो है वो 30 दिन के अंदर अंदर केस का चलान सबमिट होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला करने की पाबंद है। तो अब इसमें खान साहब फंस गए हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब फंस गए हैं। अब शाह महमूद कुरैशी, और ये उस पर लिखा हुआ है FIR पे कि मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक जो भी साइफर के हवाले से इन्होंने मुजरमाना इकदाम किए हैं उन तमाम का अहाता करती है ये FIR। और इसको ये भी लिखा है उन्होंने कि जनाब ज़ाती मकासद के लिए साइफर को इस्तेमाल किया, टेलीग्राम को, और फिर उसे तोड़ मोड़ कर उसके मजमून को तोड़ मोड़ कर पेश किया और अवाम को गुमराह किया, मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाया, मुल्क को ख़तरे में डाला। ये सारी चीज़ें उसमें आ गई हुई हैं। और अब इन्होंने जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्होंने अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी, ज़ाहिर अमूर ख़ारिजा के वज़ीर थे, तो इन्होंने ये हलफ खाया होता है। इसके अलावा बाकी भी शीरी मज़ारी भी आएगी, असद उमर भी आएगा, वो कैसे आएंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो वो उन्होंने ये हलफ उठाया होता है कि हमारे सामने अगर कोई ऐसा मामला आता है जो सीक्रेट है, आगे नहीं बताना, तो वो हम किसी के साथ डिस्कस नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे उसको। जो यानी सरकारी अमूर की अंजामदेही के दौरान हमारे सामने जो मामला आएगा उसको हम खुफिया रखेंगे, उससे तश्तज़बाम नहीं करेंगे। इन्होंने ये किया है। अब शाह महमूद कुरैशी, आपको याद होगा कि FIR के मुताबिक 28 मार्च 2022 को एक मीटिंग होती है बनी गाला में, जिसमें साइफर को इस्तेमाल करने का, जैसे मैंने कहा खेलना है उसके ऊपर, वो फैसला हुआ। उसमें आज़म खान साहब की एक ऑडियो आई थी, आपने देखी होगी। उस ऑडियो में असद उमर साहब भी इस प्लानिंग में शरीक हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी शरीक हैं, शीरी मज़ारी साहबा भी उसमें, और फिर जो आज़म खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, जो वादा माफ गवाह बन गए हैं, वो भी उसमें मौजूद थे। और शीरी मज़ारी की जो बेटी हैं वो कौम परस्तों के जलसे में जिन्होंने खिताब फरमाया है फ़ौज के ख़िलाफ़, जिस तरह उन्होंने बातें की हैं, और कौम परस्त लीडर ने तो खैर खाद भी निबेड़ दी थी ना। उन्होंने कहा जनाब वहाँ उन्होंने आपकी पतरूनें उतारी थी बांग्लादेश में, मशरक़ी पाकिस्तान में, हम चमड़ी उतारेंगे, इस तरह की बातें हुई हैं उसमें, जहाँ शीरी मज़ारी की साहबजादी जो हैं वो खिताब फरमा रही थी। और एक वक्त था जब शीरी मज़ारी गिरफ्तार हुई हैं, तो फिर वो विक्ट्री का निशान बनाया था, तो शीरी मज़ारी ने उसका हाथ रोक दिया था। इस हद तक खौफ ज़्यादा था। अब अचानक उनका खौफ क्यों दूर हो गया, क्या मसला बन गया है, क्या हो गया? नहीं लगता है शीरी मज़ारी को फसाना ही फसाना देता मूनस ने अपने अब्बा जी ने फसाया है ना, लगता है शीरी मज़ारी की बेटी ने शीरी मज़ारी ने फसाना है कहते, वो ईमान मज़ारी जो है। तो बहरहाल वो एक अलग इशू है। तो अब इन्होंने ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब है ये फंसे हैं अपनी तकरीर से। मेरे ख्याल 29 मार्च को जो तकरीर हुई थी जिसमें साइफर लहराया था, तो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था, अल्लाह गवाह है, मैंने अपने कप्तान को बता दिया ये मंसूबा क्या है। फिर आगे जाके वो कहते हैं कि जनाब ये साइफर जो है ये मेरे पास अमानत था इमरान खान की, और अब मैंने ये इमरान खान के सुपुर्द कर दिया है, और इमरान खान जाने और कौम जाने। अब इमरान खान ने फैसला करना है कि जनाब इसको किस हद तक उन्होंने इस्तेमाल करना है, किस हद तक कौम को बताना है। ये अमानत है इमरान, ये तुम्हारी अमानत थी, मैंने तुम्हें दे दी है, अब तुम जानो और कौन जाने। यानी यहां से थोड़ा सा वो बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब मैंने तो इमरान खान को दे दिया था साइफर, यहां तक ठीक है, उसके बाद इमरान खान ने फैसला करना था कि उससे कैसे खेलना है, और यही बयान उन्होंने, मेरा ये ख्याल है कि FIA को देना है। जनाब मैंने तो खान साहब के सुपुर्द कर दिया था, खान साहब वज़ीर आज़म थे, मैंने उनको दे दिया था, उसके बाद मैं बरी ज़ुम्मा, अब खान साहब जाने और आप जाने। ये बज़ाहिर लग रहा है क्योंकि वो मुकर नहीं सकते, जिन्होंने खिताब फरमाया था उससे कैसे मुकर सकते हैं। और उनके जेल जाने से पहले ही PTI में फूट पड़ गई हुई है। एक इतला के मुताबिक बुशरा बेगम जो हैं वो PTI का कंट्रोल संभालना चाह रही हैं। तमाम हदायत जो हैं वो ज़मान पार्क से या बनी गाला से जो बुशरा बेगम है
वो जारी कर रही हैं। اور میری اطلاع کے مطابق جو عمران خان کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بھی بشرا بیگم کی ہدایت پہ آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ بھی ایک تکلیف ہے کہ جناب یہ سیاسی طور پہ میری ذمہ داری ہے، میں نے جماعت کو سنبھالنا ہے، لیکن یہ بشرا بیگم بیچ میں کہاں سے آ گئی ہیں۔ اور ویسے یار وہ جو پرویز خٹک صاحب ہیں انہوں نے جو نوشہرہ میں جلسہ کیا ہے وہ بہت بڑا جلسہ تھا، اور عمران خان کی انہوں نے فل کلاس لی ہے۔ انہوں نے کہا جناب اس کا تو اوپر والا کھانا ہی خالی ہے۔ یہ لیڈر جو ہوتے ہیں، جو قیادت ہوتی ہے، سیاسی قیادت ہوتی ہے، انہوں نے تربیت کرنی ہوتی ہے کارکنوں کی، اور خان صاحب نے کیا تربیت کی؟ فوج سے لڑوا دیا ان کو، قوم میں نفرتوں کے بیج بو دیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا، کچھ لوگ سمجھتے رہے ہیں کہ عمران خان مسیحا ہے، وہ کوئی مسیحا مسوا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہا یہ فتنہ ہے، مسیحا نہیں ہے۔ یہ پرویز خٹک نے بڑی دبنگ تقریر کی ہے وہاں پہ، اور بہت بڑا قابل ذکر تعداد جو ہے وہاں موجود تھی۔ اور وہ جو لڑائی جھگڑے والی بات ہے نا، تو وہ ان کے ایک شیر افضل مروت صاحب ہیں جو عمران خان صاحب کی وکیل ہیں، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو کور کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس میں غدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو گروپوں میں ڈسکشن ہوتی ہے وہ لیک کر دیتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں کہاں سے کہاں، اور کہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے میری آزادی اور جان کو خطرہ ہے، اس لیے میں زیر زمین جانے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب، ان کی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب کوئی مجھے پی ٹی آئی کا ایسا لیڈر نظر نہیں آ رہا شاہ محمود قریشی صاحب کے اندر جانے کے بعد کہ وہ پارٹی کو سنبھال سکے یا پارٹی کی قیادت کر سکے۔ اور بشرا بی بی کے جو جادو ٹونے وغیرہ ہیں وہ میرا خیال ان کا توڑ کر لیا گیا ہے۔ بھائی میرے دوسری طرف سے بڑے بابے آ گئے ہیں میدان میں جنہوں نے ان کے جادو کا مکمل توڑ کر لیا ہوا ہے۔ نہ پی ٹی آئی کو اب بشرا بیگم سنبھال سکتی ہیں، عمران خان اندر چیخے مار رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عالمی طاقتوں کے ذریعے کسی طریقے سے باہر نکل جائیں۔ اور جمائمہ گولڈ سمتھ اپنی سنا ہے کہ وہ اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہیں کہ کوئی یورپی یونین کے ذریعے، برطانوی حکومت کے ذریعے، امریکہ میں راک فیلر وغیرہ جو ان کے رشتہ دار ہیں، ماسیاں موسیاں جڑیاں اتنے رہی انہوں نے یہاں یہودی، تو ان کے ذریعے امریکی حکومت پہ اثر انداز ہو کے کسی طریقے سے عمران کو نکال لیا جائے پاکستان سے۔ بہرحال یہ ابھی ہنوز دلی دورست، اس میں بڑا ٹائم لگے گا۔ ابھی تو عمران خان کی چیخیں جو ہے نا وہ چند لوگ سن رہے ہیں، ابھی یہ پوری قوم نے ان کی چیخیں سننی ہیں۔ اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب یہ اندر چلے گئے ہیں، اب پتہ نہیں کب باہر آتے ہیں، کتنی دیر میں باہر آتے ہیں۔ پیچھے رہ گئے جناب پرویز الہی صاحب جن کو صدر بنایا ہوا ہے، وہ بھی قید بھگت رہے ہیں، ابھی جیلیں کاٹ رہے ہیں نا۔ ابھی وہ نیب والوں نے ان کا ریمانڈ لیا ہوا ہے، آگے پھر کیا ہونا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، ان کو تو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ پرویز الہی کو پی ٹی آئی کا ورکر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جیل میں کبھی سنا ہے کسی نے احتجاج کا کوئی ٹویٹ کیا ہو، کوئی آواز بلند کی ہو؟ یہ شاہ محمود قریشی نے ہی میرے خیال ایک مرتبہ انہوں نے بیان دیا ہے، ایک یا دو مرتبہ بیان دیا ہوگا۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی کا بیان آپ کو نظر نہیں آیا پرویز الہی، کیونکہ وہ دونوں آپس میں حریف ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ شاید یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی پہ، اور پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ شاہ محمود قریشی کسی طریقے سے نکلے تو پھر میری کوئی جگہ بنے گی، ورنہ عمران خان کے بعد شاہ محمود قریشی ہی ہے۔ بہرحال اب شاہ محمود قریشی صاحب بھی اندر چل گئے ہیں۔ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے نا، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو مقدمہ ہے نا، سائفر والا جو معاملہ ہے، یہ آسان معاملہ نہیں ہے کوئی، یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے۔ یہ ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے، ملک کے استحکام کا معاملہ ہے، اور آگے جا کے یہ 9 مئی سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ سائفر کے ذریعے جو نفرت پیدا کی گئی فوج کے خلاف کہ جناب امریکی سازش پہ عمل درآمد فوج نے کروایا، اور عمران خان نے ذہن سازی کی جس کا پرویز خٹک نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ تربیت کی ہے عمران خان نے قائد کے طور پہ کہ فوج سے لڑا دیے بندوں کو، بچوں کو، کارکنوں کو۔ تو یہ اس سے بھی جڑا ہوا معاملہ ہے۔ یہ میں بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ عمران خان کی جان تو بالکل نہیں چھوٹتی نظر آ رہی۔
اور نہ ہی انہوں نے چھوڑ دی. ہاں شاہ محمود قریشی وعدہ معاف گواہ بن کے نکل سکتے ہیں. وہ جو جیسے میں نے کہا نا کہ جنہوں نے بیان دیا تھا جلسے میں کہ جناب میں نے امانت جو ہے وہ عمران خان کے سپرد کر دی, وہ وہاں کہہ دے کہ جناب میں نے تو عمران خان کے سپرد کر دی تھی اور میں عدالت کو بھی بتانے کے لیے تیار ہوں کہ جناب میں نے سائفر عمران کو دے دیا تھا, اب اس نے غائب کر دیا, گم کر دیا, تو مجھے اس کے بعد کا نہیں پتا. یہ کہہ کے جان چڑھا سکتے ہیں, شاید ایسے جان چھوٹ جائے. لیکن پھر پی ٹی آئی والے ان کو کیسے قبول کریں گے؟ پھر وہ کچھ انہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈنا پڑے گا. یہ سارا کچھ پی ٹی آئی, پہلے عمران خان کی بات ہو رہی تھی نا صرف, اب پی ٹی آئی کا بھی جو تیا پانچا ہے وہ کر دینا انہوں نے, یا کسی حد تک کر دیا ہے. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.